Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. चलिए शुरू करते हैं. आज एक्सेल में आगे बढ़ते गुड हैं. आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. स्लाइड दिखाई पड़ रही है? Yes, sir. यस सर. ठीक. नेक्स्ट इज सॉर्टिंग. SORTING, सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? बता सकते हैं सॉर्टिंग मतलब क्या हो तो? किसे बोलते हैं सॉर्टिंग? व्हाट इज सॉर्टिंग? सर डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना. डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना. कुछ अगर आपको निकालना है तो सॉर्ट आउट करने का मतलब उसको पर्टिकुलरली उससे डिफरेंशिएट करना. सर किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना. हाँ, ये ज्यादा बेटर है. सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना. और कंप्यूटर में दो तरह से अरेंज किया जा सकता है डेटा को. अगर न्यूमेरिक डेटा है तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग अरेंज किया जा सकता है. मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज किया जा सकता है. और दूसरा है कि अगर अल्फा डेटा अल्फाबेट्स में है तो अल्फाबेटिकली उसको सॉर्ट करना, अरेंज करना. ए पहले, फिर बी, फिर सी वाले, इस तरह से अरेंज करने को बोलते हैं. डेटा को अरेंज करने को बोलते हैं सॉर्टिंग. अब ये सॉर्टिंग करेंगे कैसे? टू सॉर्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, स्टेप 1, select a cell in the column we want to sort. Select a cell in the column we want to sort. In this example, we have chosen a cell in column Q. ये डायग्राम में दिख रहा है. स्लाइड में एक डायग्राम है जिसमें सॉर्टिंग अल्फाबेटिक हो रही है क्योंकि डेटा अल्फाबेटिक है. Q नाम का कॉलम है, उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है और ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया गया है. तो पहला स्टेप तो होता है कि क्लिक अ सेल इन द कॉलम, जिस कॉलम में हमें सॉर्टिंग करना है. देन क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब. सेलेक्ट sort A to Z. Now the information in the category column is organized in alphabetical order. And number 2 is to sort from smallest to largest. अगर न्यूमेरिक डेटा है तो इसके स्टेप्स हैं. सेलेक्ट अ सेल इन द कॉलम वी वांट टू सॉर्ट. In this example, we have chosen a cell in the column Q. Then next step is click the sort and filter command in the editing group on the home tab. Next step,
select from smallest to largest. Now the information is organized from the smallest to largest amount. इसको हम लोग करके देख लेते हैं. Just wait a little. ये एक्सेल की शीट हमने ले लिया है, एक एक्सेल की शीट ले लिया है. अब यहाँ पे ये कॉलम ले लेते हैं, कॉलम ई. कॉलम ई में कुछ अल्फाबेट्स करते हैं. अब इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिए, पहले सेल पे क्लिक किए. क्लिक करने के बाद सॉरी क्लिक करने के बाद ये यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है. एडिटिंग टैब है ये पूरा एडिटिंग टैब है जिसमें ऑटो सम है, फिल है, क्लियर है, सॉर्ट एंड फिल्टर है और फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है. यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ अल्फाबेटिकली सॉर्ट A से Z तक सॉर्ट कर सकते हैं या Z to A सॉर्ट कर सकते हैं. तो सॉर्ट A to Z पे क्लिक किए और जैसे ही क्लिक किए देखिए हमारा डेटा सॉर्ट हो गया, अरेंज हो गया अल्फाबेटिकली. A सबसे पहले आ गया, फिर B है, फिर D है, उसके बाद F डेटा है. जो भी जैसा भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली डेटा की सॉर्टिंग हो जाएगी. अब एक कॉलम में न्यूमेरिक डेटा लेके देख लेते हैं कि न्यूमेरिक डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे सॉर्टिंग करेंगे. ये कुछ डेटा है कॉलम F में, न्यूमेरिक डेटा है जिनको सॉर्ट करना है. सेल को सबसे पहले सेल को इस कॉलम का जो सबसे पहला सेल है इसको सेलेक्ट कर लिए. सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में आए. अब ये चूंकि न्यूमेरिक इस कॉलम में न्यूमेरिक डेटा है इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन चेंज हो गया. अल्फाबेटिक में ये देखिए, अल्फाबेटिक में जब क्लिक करना है तो सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा अल्फाबेटिकली सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A. जिस कॉलम में न्यूमेरिक डेटा है उसमें ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर में चेंज हो गया है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अब इस पे क्लिक किया, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पे क्लिक कर देंगे. ये देखिए इस कॉलम का सारा डेटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज हो गया है. फिर से क्लिक करते हैं, इस बार लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लेते हैं. 93 लार्जेस्ट था तो 93 सबसे पहले आ गया, फिर 89, फिर 77,
69, 67, 43, 24, 12, 9, 8 and so on. फिर कॉलम एच में इस बार कुछ सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, वर्ड ले लिए हैं, इन वर्ड्स को अरेंज करना है। और ये वर्ड क्या है? ये वर्ड स्टूडेंट के नेम्स के फॉर्म में है, जैसे रमेश, आकाश, प्रिया, राज, मोहित, पूजा, अमित, जाकिर। अब इनको अरेंज करना है। पहले कॉलम के पहले सेल को क्लिक किए, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आए, सॉर्ट A to Z पे क्लिक करते ही ये देखिए सबसे पहले ए नाम के स्टूडेंट्स आ गए, फिर M है, फिर P है, P के 2 स्टूडेंट है, पूजा, प्रिया, R से 2 स्टूडेंट हैं, राज और रमेश, और सबसे लास्ट में जाकिर। तो इस तरह से डेटा की सॉर्टिंग की जाती है एक्सेल में। हेलो सर। हेलो। सर एक चीज बताइए कि जैसे सर इसमें हम लोग एक एक सेल की कर रहे हैं, अगर सर हम लोग को एक साथ मल्टीपल सेल्स का करना है तो सर वो कैसे करेंगे? मतलब मल्टीपल जैसे सर कॉलम जैसे हो गए कि एक साथ हमारे पास बहुत सारा डेटा है एक्सेल में, बहुत सारे कॉलम्स हैं, और अगर हमें सबको एक साथ किसी भी फॉर्म में अरेंज करना है तो सर कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तो बस एक किसी सेल को, सारे कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सारे कॉलम्स के सेल को, और एक आप किसी पे क्लिक करिएगा तो सारे के सारे कॉलम्स के डेटा अरेंज हो जाएंगे, जैसे अभी करके देखते हैं हम लोग। ये सेल F है, इसमें तो पहले से डेटा पड़ा हुआ है, मान लेते हैं, या हम लोग डाल ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4, 7, 12, 9, 26, then 34, 87, इसके बगल में एक कॉलम ई ले लेते हैं, इसको 4 को 84 कर देते हैं। सेल ई 56, 91, 78, 34, 11, 88 and finally 1010. दोनों कॉलम्स के सेल को सेलेक्ट कर लिया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपैंड द सिलेक्शन। ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, since you have not selected this data it will not be sorted. What do you want to do? Expand the selection? Yes, expand the selection. Sort पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए सॉर्टिंग हो गई। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज डेटा एंट्री। डेटा एंट्री कैसे करते हैं एक्सेल की शीट में? दो तरीके हैं।
नंबर 1, टाइप डायरेक्टली इनटू द सेल। जैसे मैं टाइप करता चला जा रहा हूं डायरेक्टली सेल में, तो एक तो ये कॉमन तरीका है, क्लिक ऑन अ सेल एंड टाइप इन द डेटा आइदर numbers data or text data and press enter. The data will be entered into the cell. Second option is type into the formula bar. फॉर्मूला बार पे भी हम लोग टाइप कर सकते हैं। टाइप इनटू द फॉर्मूला बार, क्लिक ऑन अ सेल एंड देन क्लिक इन द फॉर्मूला बार, द स्पेस next to this function. Now type the data into the bar and press enter. ये क्या कह रहा है कि फॉर्मूला बार पे भी हम लोग डेटा जो भी इंटर करेंगे वो उस पर्टिकुलर सेल में इंसर्ट हो जाएगा। All functions have a common format. सारे functions के format common है। The equal sign followed by the function name. सबसे पहले equal का sign लगाएंगे, then function का नाम followed by the input in parenthesis. parenthesis किसको बोलते हैं? ब्रैकेट को। ये जो गोल ब्रैकेट होते हैं इनको कंप्यूटर में पैरेंथेसिस बोलते हैं। 3 तरह के ब्रैकेट हैं। ये राउंड वाला आर्क जैसा जो ब्रैकेट है ये पैरेंथेसिस कहलाता है। दूसरा कर्ली ब्रैकेट होता है और तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो ऑल फंक्शंस हैव अ कॉमन फॉर्मेट, द इक्वल साइन फॉलो नेम followed by the input in parenthesis. parenthesis के अंदर डेटा इनपुट करते हैं। The input for a function can be either, दो तरह से, number 1 a set of numbers. For example, ये एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले इक्वल का साइन लगाए, फिर फंक्शन का नाम लिख दिए एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट लगा के 2, 3, 4, 5 जितना डेटा है, जो भी डेटा जिसका एवरेज निकालना है वो पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिए। अब जैसे ही एंटर पे प्रेस करेंगे तो उस सेल में इन नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। This tells Excel to calculate the average of these numbers. और दूसरा तरीका है a reference to cells. सेल का रेफरेंस पास करना। फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स एवरेज और ब्रैकेट के अंदर B1 कॉलन B18, इसका मतलब सेल B1 से लेकर के सेल B18 तक के जितने डेटा हैं उनका एवरेज निकालना है। दूसरा तरीका
इक्वल्स एवरेज और ब्रैकेट के अंदर सारे सेल का नाम, जहां से जहां तक के सेल के डेटा का हमें एवरेज निकालना है। इसी को बोलते हैं रेफरेंस पास करना। तो दो तरह से फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दो तरह से फंक्शन का यूज किया जा सकता है। पहला डायरेक्ट, जिसमें हम फंक्शन का नाम लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर सारे डेटा टाइप करते चले जाएंगे। और दूसरा तरीका है रेफरेंस पास करना। रेफरेंस में इक्वल्स का साइन, फंक्शन का नाम, और फिर उसके बाद जहां से जहां तक के सेल के डेटा का हमें फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन करना है, जो भी कैलकुलेशन है। दिस टेल्स एक्सेल टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द डेटा दैट अपीयर इन ऑल द सेल्स फ्रॉम B1 टू B18, जो अभी एग्जांपल हम लोगों ने लिया। अब बेसिकली ये जो डायरेक्ट वाला मेथड है, इक्वल्स एवरेज 2, 3, 4, 5, इस तरह से पास करना उचित नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले तो एक्सेल में डेटा स्टोर करेंगे। अब जहां डेटा स्टोर कहाँ करेंगे? सेल्स में स्टोर करेंगे। अब हमें अगर कोई उन सेल्स पे, डेटा पे कोई कैलकुलेशन करना है, तो अलग से फंक्शन का नाम लिख करके फिर वैल्यूज लिखना, इसमें तो कोई ये दिमाग की बात नहीं है, ये अपने काम को बढ़ाना ही है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम रेफरेंस पास करें, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत है और हम एक क्लिक पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो एक क्लिक पे कैलकुलेशन सेल का रेफरेंस पास करके ही पॉसिबल है। करके देख लेते हैं हम लोग इन चीजों को। ये दो कॉलम ले लिए, एक मार्क्स 1 का, एक मार्क्स 2 का। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी अब हम लोग सीखेंगे, कहाँ पे हैं, कैसे उन फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। ये दो कॉलम है, पहला कॉलम मार्क्स 1, दूसरा कॉलम मार्क्स 2। अब इन दोनों कॉलम्स के डेटा पे कुछ ऑपरेशंस, जैसे सबसे पहला एवरेज ही हम निकालना चाह रहे हैं, तो एवरेज निकालेंगे।
तो इन डेटा पे कॉलम डी और कॉलम ई के डेटा पे ये फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहला एवरेज निकालना है, एक सम का भी ले लेते हैं, सम निकालना है। तो यहां पे आए, ये एवरेज जहां निकालना है सेल D11 सबसे पहले, उसके बाद एवरेज AV। फंक्शन का नाम याद होना चाहिए, अगर फंक्शन का नाम हमें याद है तो तुरंत काम हो जाएगा। ये देखिए एवरेज सेलेक्ट किए, टैब पे क्लिक करेंगे और टैब पे क्लिक करने के बाद अब सेल का रेफरेंस हमें दे देना है। ये रेफरेंस कैसे देंगे, ये सेल पहला डेटा हमारा सेल D2 में है, तो D2 देन कॉलन लगा देंगे और लास्ट डेटा है हमारा D10 पे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये एवरेज निकल के चला आया अपने आप। अब इसी को हमने ड्रैग कर दिया तो ये फॉर्मूला अपने आप, ये जो दूसरा वाला कॉलम है कॉलम ई, इसके डेटा पे भी, इसके डेटा का भी एवरेज निकल आया। हमें फिर से रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी, इस वाले कॉलम पे रेफरेंस लगाए और सेल को ड्रैग कर दिए तो वो फॉर्मूला इस पे भी, इसके रेफरेंस में भी कॉपी हो गया। इसी तरह से मीडियन अगर निकालना है, सम निकालना है, ये ऑटो सम सामने दिख रहा है। मीडियन निकालने के लिए इक्वल्स फंक्शन का नाम, ये देखिए ये यहां पे मीडियन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे के बाद रेफरेंस पास कर दीजिए, कॉलन D10, पैरेंथेसिस क्लोज करिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, मीडियन निकल आया। अब सेकंड वाले कॉलम का भी मीडियम निकल आए, सॉरी, ये ड्रैग कर दिए, सेकंड वाले कॉलम का भी मीडियन निकल आया। मीन निकालना है, मोड निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए इक्वल्स VAR, अब वेरिएंस, ये VAR वेरिएंस, इसमें लिख के आ रहा है दिस फंक्शन इज अवेलेबल, दिस फंक्शन एस्टिमेट्स वेरिएंस बेस्ड। अब पे क्लिक कर देंगे, D2 कॉलन, सर इसमें VAR और सर इसमें जो VAR और VRAP लिखा हुआ है इसका हाँ, क्या मतलब है? तो कई तरह के वेरिएंस कई तरह के हैं, कौन कौन से हैं, क्या डिफरेंस है, ये देखिए VAR। अब ये जो VAR.P है, इसके बारे में लिख रहा है कि इट कैलकुलेट्स वेरिएंस बेस्ड ऑन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द डेटा सेट। इंटायर पॉपुलेशन किस चीज का, डेटा सेट का, तो ये है VAR.P। दूसरा VAR.S, इट एस्टिमेट्स वेरिएंस बेस्ड ऑन अ सैंपल, जो आप पॉपुलेशन में से सैंपल उठा रही हो उस सैंपल का वेरिएंस एस्टिमेट कर देगा। देन VAR.A, it estimates variance based on a sample including logical values and text. Text and the logical value false have the value 0. जहां पे लॉजिकल वैल्यू ट्रू होगी वहां पे वैल्यू होगा 1। जैसे फेल या पास है, अब फेल है
तो वो 0 हो जाएगा, पास है कंडीशन पे तो वो 1 हो जाएगा। देन VAR PA, it calculates variance based on the entire population including logical values and text. इससे पहले VAR.P भी वेरिएंस निकाल रहा था एंटायर पॉपुलेशन का, बट नॉट इंक्लूडिंग लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। और कॉमनली हम लोग इस VAR को यूज करते हैं। कॉमनली दिस VAR फंक्शन इज यूज्ड because it estimates variance based on a sample and it ignores logical values and text in the sample. Equals VAR B2 colon B10. Close the parenthesis, you will get variance or a standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है STDEV। तो आपके ST टाइप करने के बाद बहुत सारे फंक्शन निकल आए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है STDEV। तो इसीलिए मैंने कहा था कि फंक्शन का नाम याद रहना यहाँ जरूरी है कैलकुलेशंस करने के लिए। सम करना है अगर तो बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ ऑटो सम है, ऑटो सम पे क्लिक करिए, सम यहाँ निकल आएगा। एवरेज, एवरेज पे क्लिक करते भी आप चाहें तो इनको ऐसे सेलेक्ट करके भी एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। काउंट नंबर्स है, काउंट नंबर का क्या काम है? ये सेल का नंबर काउंट कर देता है। काउंट नंबर्स कि कितना नंबर है, कितने डेटा हैं। अगर हमें ये जानना है तो काउंट नंबर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जहां पे हमें काउंटिंग चाहिए वहां पे जाने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करिए, काउंट नंबर्स पे क्लिक करिए और रेंज दे दीजिए। ये पूरा ये D15 और D16 के बीच का रेंज ले रहा है। इसको हम यहां चेंज कर देंगे। D2 So variation is the equal to the square of standard deviation. 21 के स्क्वायर 447 आया है ये। हाँ, वेरी गुड। यही मैं जानना चाह रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है। जी सर। मैं कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा। ओके सर, काफी अच्छा रहेगा सर। ओके सर। कुछ असाइनमेंट तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिनसे आपको पता लग जाएगा। आप लोग चाह भी रहे हो कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के मैं वो डालूंगा जिसमें आपको कुछ करना होगा प्रैक्टिकली, जैसे एक्सेल पे कुछ करना है, वर्ड पे कुछ करके आपको दिखाना होगा। तो दोनों तरह का असाइनमेंट मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर। थैंक यू सर। अब इस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे नंबर आ गया 9। हम चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9। ये 9 हमारा D2 से लेके D10 तक का जो रेंज हमने दिया था उसमें ये 9 सेल्स काउंट करके उसको डिस्प्ले कर रहा है।
ऑटो सम में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, मिनिमम है, हमें मैक्सिमम आपका जो ये रेंज है यहां से यहां तक का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा कि इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, आपका जो डेटा का रेंज है उसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, तो इक्वल्स मैक्स टाइप करिए, इंटर प्रेस करिए, रेंज दे दीजिए, जहां से जहां तक के मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए आपको निकालना है। D2 from D2 to D10, दिस इज 98। इस रेंज में मैक्सिमम है 98 और मिनिमम निकालना है, इक्वल्स MIN, इंटर पैरेंथेसिस लगाइए, सेल का रेंज, ये मिनिमम निकाला 32. 32, बिल्कुल सही। एक्सेल भी 32 दे रहा है। अब इसको हम ड्रैग कर दिए मार्क्स 2 वाले कॉलम पे, तो उसमें भी देखिए अपने आप फॉर्मूला लग गया और उस रेंज का उस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है 92 वो आ गया। मिनिमम 38 है। मिनिमम 38 है, हाँ वेरी गुड, आप तो एक्सेल से ज्यादा फास्ट काम कर ले रही हो। तो 38 है। वेरिएंस है, इसका वेरिएंस चेक कर लें, 318.944 आ रहा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लें, इसका 21 था, इसका 17.85902 है। मीडियन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, मोड निकालना चाहते हैं, इक्वल्स MODE, ये सबसे लास्ट वाला है। इट रिटर्न्स मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब वो नंबर जो सब आपके सैंपल में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, रिपीट हो रहा है सर। रिपीट हुआ है, हाँ रिपीटिशन, उसी को मोड बोलते हैं। तो वो मोड आपका निकाल के डिस्प्ले कर देगा, इंसर्ट कर देगा उस सेल में। सर 56 है मोस्ट ऑफ टाइम। 56, बड़ी अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं। देखें एक्सेल क्या बता रहा है, मोड, MODE मोड, D2 कॉलन D10, हाँ 56 बिल्कुल सही। सेकंड में नहीं है सर। सेकंड में नहीं है, हाँ मोड नहीं है सेकंड में। हाँ इसलिए वो इन्हें दे रहा है, नॉट एप्लीकेबल। फिर से प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये आपके टॉपिक में है शायद सिलेबस में, कि कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं। बिलो आर सेवरल फंक्शंस वी विल नीड टू लर्न for the research work. Try them out with the practice data set. इन्हीं से रिलेटेड मैं असाइनमेंट दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहला एवरेज, कैलकुलेट्स द मीन, देन कम्स मीडियन, कैलकुलेट्स द मीडियन, मोड, मोड कैलकुलेट करता है,
VARP calculates the variance, or VARP calculates the variance for the entire population. STD-EVP calculates the standard deviation for the entire population. We may directly write the functions for these statistics into cells or the formula bar, or we may use the function wizard. हम लोग दोनों तरह से काम करके देख लिए। फंक्शन को डायरेक्टली सेल में अप्लाई करके भी देख चुके हैं और फंक्शन विजार्ड का भी इस्तेमाल करके देख चुके हैं। Now functions. If function, syntax of if equals if, equals का साइन लगाएंगे, फिर if लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले लॉजिकल टेक्स्ट रहेगा। मतलब हम if क्या है? if इज अ कंडीशन। if फंक्शन है जो कि किसी कंडीशन के बेसिस पे रिजल्ट देता है। जैसे आपको कुछ नंबर्स के सेट दिए हुए हैं और बताना है कि इन नंबर्स में कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। तो इवन और ऑड का लॉजिक क्या है, बता सकते हैं आप लोग? इवन नंबर किसे बोलते हैं और ऑड नंबर किसे बोलते हैं? सर इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। Scored as a number. ऑड इज सर जो मतलब खुद से डिवाइड होते हैं। नहीं, वो No, तो sir, प्राइम जिसके होते हैं। लास्ट में सर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 आता है और 9। जो सर 2 से डिविजिबल नहीं हो वो है। बिल्कुल बिल्कुल तो जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है। जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा था इफ फंक्शन समझाने के लिए। तो इक्वल्स इफ लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लॉजिकल टेक्स्ट लगाएंगे और लॉजिकल टेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हमारे जो सेल में नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वैल्यू इफ ट्रू, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये इफ फंक्शन के 3 पार्ट हैं। पहला लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट मतलब क्या हुआ? एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवेल्युएटेड टू ट्रू और फॉल्स। कोई भी वो वैल्यू या वो एक्सप्रेशन जिसको हमें इवेल्युएट करना है और या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम लोगों ने लिया कि इफ नंबर डिविजिबल बाय 2, तो नंबर डिविजिबल बाय 2 ये क्या हो गया? वैल्यू हो गया या एक्सप्रेशन हो गया। और दूसरा पार्ट है वैल्यू इफ ट्रू का। ये क्या है? वैल्यू दैट इज रिटर्न्ड इफ लॉजिकल टेक्स्ट इज ट्रू। अगर हमारा लॉजिकल टेक्स्ट ट्रू है तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी? तो अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वैल्यू रिटर्न होगी इवन, यहां पे इस केस में, इस एग्जांपल में। और तीसरा पार्ट होता है वैल्यू इफ फॉल्स का, मतलब वैल्यू दैट इज रिटर्न्ड इफ लॉजिकल टेक्स्ट इज फॉल्स। अगर हमारा लॉजिकल टेक्स्ट फॉल्स हो जाता है तो वो वैल्यू जो रिटर्न होगी, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या रिटर्न होगा बताइए? इवन ऑड वाले में क्या रिटर्न होगा? अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है
तो क्या रिटर्न होगा, क्या रिटर्न करेगा इफ फंक्शन? ऑड रिटर्न करेगा, ऑड। अगर नंबर, मैं फिर से समझा रहा हूं, इफ फंक्शन के 3 पार्ट हैं। ये बहुत काम की चीज है। आप पढ़ा रहे हो, टीचर हो, आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है और आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो एक एक को आप मैनुअली चेक करोगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा। सीधे इफ फंक्शन लगाओ और इफ फंक्शन लगाते ही कि कौन पास है कौन ट्रू है, मिनट भर में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, चाहे जितने स्टूडेंट का डेटा हो आपके पास। या आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आप डेटा के अकॉर्डिंग उस पर कुछ और वर्क करना चाहते हो, जैसे इवन ऑड ही निकालना है, तो इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वोट है, कौन सा वोट किस पार्टी को जाएगा, यहां तक कि ये सब भी, इस तरह के काम में भी इस तरह का एप्लीकेशन है इफ फंक्शन का। तो इफ फंक्शन के 3 पार्ट हैं। पहला लॉजिकल टेक्स्ट, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू और तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेक्स्ट, any value or expression which can be evaluated to true or false. दूसरा value, दूसरा पार्ट वैल्यू इफ ट्रू, ये क्या है? वैल्यू which is returned if logical text is true. और तीसरा पार्ट है वैल्यू इफ false का, वैल्यू which is returned if logical text is false. तो एक एग्जांपल अभी हम लिए कि जैसे नंबर डिविजिबल बाय 2, या चलिए मार्क्स का ही ले लेते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 33। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टूडेंट पास्ड, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टूडेंट फेल्ड। सीधी सीधी बात है। अब ये स्लाइड है, ये स्लाइड शो कर रहा है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने जिसमें रोल नंबर है कुछ स्टूडेंट्स के, जो 15 स्टूडेंट के रोल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, उनका सोशियोलॉजी का मार्क्स है और उनका म्यूजिक का मार्क्स दिया हुआ है। अब सोशियोलॉजी और म्यूजिक के मार्क्स के बेसिस पे हमें इनका रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल हो रहा है। तो 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम रोल नंबर का है, दूसरा सब्जेक्ट्स का है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, अगला कॉलम म्यूजिक सब्जेक्ट हो गया, और तीसरा हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं तीसरे कॉलम में। अब क्या करेंगे कि ये देखिए, ये हमारे एक्सेल के में 9 टैब हम लोगों ने पढ़ा है। 9 टैब में सबसे पहला होम है, फिर इंसर्ट टैब है, फिर पेज लेआउट टैब है, और उसके बाद फॉर्मूलाज का टैब है। इस फॉर्मूला के टैब पे जब क्लिक करेंगे तो एक्सेल में जितने तरह के फंक्शन पड़े हुए हैं इनको कैटेगराइज किया गया है। कैटेगरी वाइज ये फंक्शन एक्सेल में पड़े हुए हैं। मैं और जूम कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई पड़ जाए। ये देखिए, इतने तरह के फंक्शन हैं। तो फॉर्मूला टैब पे क्लिक किए, फॉर्मूला टैब पे क्लिक करते ही ये रिबन खुल के चला आया है जिसमें ऑटो सम है, रिसेंटली यूज फंक्शन है, वो फंक्शन जो हम लोग रिसेंटली यूज कर रहे हैं वो सारे फंक्शन इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे। ये फाइनेंशियल फंक्शन है, कॉमर्स से रिलेटेड फंक्शंस इसमें पड़े हुए हैं। ये आ गया लॉजिकल फंक्शन। ये जो लॉजिकल फंक्शन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ तीसरे नंबर पर इफ कंडीशन आ रहा है, इफ फॉर्मूला आ रहा है, इफ फंक्शन आ रहा है। टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन पड़े हुए हैं, लुकअप एंड रेफरेंस है, ये देखिए ये मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन इसमें पड़े हुए हैं एक्सेल में। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे tan थीटा, cos थीटा, लॉगरिदमिक वैल्यूज निकालना है, वो सारे बने बनाए फंक्शन इसमें मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले टैब में है अवेलेबल। तो अब इस लॉजिकल के इफ फंक्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जब इफ फंक्शन पे क्लिक किए, हाँ ये ध्यान रहे कि इफ फंक्शन पे क्लिक तभी करेंगे जब ये जो पहला वाला सेल है यहां पे हम क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हम इस सेल पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, और इस एक सेल पे फॉर्मूला लगा के बस क्रॉस हेयर कर्सर से ड्रैग कर देंगे, खींच देंगे, तो जितने स्टूडेंट हैं सबके सामने सारे सेल्स पे ये फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा। तो सबसे पहले तो सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला टैब पे क्लिक करने के बाद ये पिछले स्लाइड में हमने देखा ये इफ कंडीशन, इफ फंक्शन यहाँ पे है, इफ फंक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर जब इफ फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के सामने आएगा, हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें तीनों चीजें दी हुई हैं। लॉजिकल, ये देखिए इफ फंक्शन के 3 पार्ट अभी हम लोगों ने पढ़े। लॉजिकल टेस्ट, अब लॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या देंगे, हम ये कंडीशन, ये हमारी मर्जी है, हम ये कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, आप जैसी मर्जी हो उस तरह का कंडीशन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन क्रिएटेड रूल। अब हमारा रूल ये है कि वो स्टूडेंट B2 देखिए ये सोशियोलॉजी का जो ये मार्क्स है, इस सोशियोलॉजी के मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट निकाल रहे हैं। अगर हमें दोनों के बेसिस पे निकालना है तो हमें पहले इनका सम करना पड़ेगा, एक कॉलम सम का क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट निकालेंगे। सम बोल दें या टोटल बोल दें, एक कॉलम बना लेंगे, रिजल्ट से पहले कॉलम बनाएंगे टोटल का, उसके बाद फिर रिजल्ट का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ये जो सोशियोलॉजी वाला कॉलम है, सोशियोलॉजी के मार्क्स हैं, इसी के बेसिस पे, सोशियोलॉजी के मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। तो इस रिजल्ट वाले पहले सेल पे क्लिक किए और लॉजिकल टेस्ट में हम दे रहे हैं B2 ग्रेटर देन 50, मतलब ये जो B2 सेल में अगर वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो तो उसके बाद तो क्या होगा, वैल्यू इफ ट्रू में सिंपली टाइप कर दीजिए, बस पास लिख दीजिए। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस जैसे ही पास लिख दीजिएगा वो अपने आप एक्सेल अपने आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेगा, आप बस पास टाइप कर दीजिए। हाँ, कैपिटल में पास आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या स्मॉल लेटर में पास आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, और इसको आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइप करना होगा। अगर आप कैपिटल लेटर्स में पास या फेल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कैपिटल में टाइप करिएगा, अगर स्मॉल लेटर में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो स्मॉल लेटर में पास या फेल टाइप करिएगा। तो वैल्यू इफ ट्रू में पास लिख देंगे और वैल्यू इफ फॉल्स में फेल लिख देंगे, बस यही 3 काम करना, और ये 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉजिकल टेस्ट सेल का रेफरेंस देंगे ग्रेटर देन 50, वैल्यू इफ ट्रू पास हो गया और वैल्यू इफ फॉल्स फेल हो गया। ये 3 आपको पैरामीटर देना है। ये 3 पैरामीटर देने के बाद आप ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पास या फेल डिस्प्ले हो जाएगा।
दिख रही है अब एक्सेल की शीट दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो रिजल्ट कॉलम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सेल सेलेक्ट कर लिए जिसमें हमें फॉर्मूला लगाना, इफ कंडीशन लगाना है। उसके बाद फॉर्मूला टैब है यहाँ, ये लॉजिकल है, लॉजिकल पे इफ पे आ जाइए। इफ